हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लैंडमार्क केस लॉ सीरीज में मैं आज आपके साथ जिस केस के बारे में बात करने वाला हूं वो केस है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम आईपीसी के सेक्शन 497 की बात करते हैं। सो एडल्ट्री को लेकर जो ऑफेंस जिसके बारे में इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 497 में लिखा हुआ है उससे रिलेटिंग ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी केस में डीक्रिमिनलाइजेशन कर दिया गया था। तो जो एडल्ट्री के ऑफेंस को पहले क्रिमिनलाइज किया गया था उसको इस केस में डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। तो क्या थे इस केस के आर्ग्यूमेंट, क्या है इस केस का इम्पैक्ट, क्या जजमेंट आया था और इसका सोशल प्रोस्पेक्टिव क्या है, इन सारे एस्पेक्ट्स को आज हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। केस के मैक्सिमम फैक्ट्स मैं आज आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इस केस के बारे में बात करते हैं, केस को डिस्कस करते हैं। बट इससे पहले कि मैं इस केस के फैक्ट्स के बारे में बात करूं, मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहूँगा। और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप मेरी जुडिशरी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो जुडिशरी की जो मेरी लाइव क्लासेस होती हैं वो होती हैं इस यूट्यूब चैनल पे, और चैनल का नाम है जुडिशरी एग्जाम 360। तो इस यूट्यूब चैनल पे डेली मेरी जुडिशरी की लाइव क्लासेस होती हैं, तो आप वो क्लासेस जो है वो विदाउट एनी कॉस्ट जो है वो अटेंड कर सकते हैं। इन लाइव क्लासेस में मैं अभी हरियाणा और राजस्थान का जो रैपिड रिवीजन है वो करवा रहा हूँ। सो इफ़ यू आर जुडिशरी एस्पिरेंट या आपका कोई फ्रेंड है जो जुडिशरी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो यू कैन आस्क देम टू जॉइन माई लाइव क्लासेस ऑन दिस यूट्यूब चैनल। ऑल राइट, इसके साथ साथ अगर आप में से कोई भी जुडिशरी का मेरा प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है या अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हो, सो आप ये मेरा कोड यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ माई कोड SAVY10। जब आप इस कोड को यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन परचेज ऑफ एनी सब्सक्रिप्शन ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। तो चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन क्या है? अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो बेसिकली अन अकेडमी का एक पेड सब्सक्रिप्शन प्लान है। अन अकेडमी प्लस के ऊपर अभी मेरी लिमिटेशन का मेरा पूरा कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा अन अकेडमी पे मेरा CPC का जो लाइव कोर्स है वो अभी ऑनगोइंग है। ऑलराइट, लेकिन आप सारे बैचेस जो है वो अन अकेडमी प्लस के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये अन अकेडमी प्लस के कुछ बेनिफिट्स हैं। लाइव क्लासेस हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, स्टडी प्लानर है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, अनलिमिटेड एक्सेस है एंड टेस्ट एनालिसिस अन अकेडमी प्लस के ऊपर मिलता है। मेरी अन अकेडमी प्रोफाइल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरी अन अकेडमी प्रोफाइल पर क्लिक करके अन अकेडमी के लर्नर्स ऐप पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अन अकेडमी लर्नर्स ऐप पे जितनी मेरी फ्री क्लासेस भी होती हैं उन सारी क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो लाइव जो मेरी फ्री क्लासेस होती है अन अकेडमी पे उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। ये अन अकेडमी के कुछ प्राइसिंग प्लान्स हैं जिनको आप देख सकते हैं एंड दिस इज माय कोड जिसको आपको यूज़ करने पे 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अन अकेडमी के ऊपर जो मेरी फ्री स्पेशल क्लास होती है वो कैसे अटेंड करनी होती है, ये फ्री लाइव क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो मेरी प्रोफाइल का लिंक गिवन है उस पर क्लिक करना, अन अकेडमी में मुझे फॉलो कर लेना और वहाँ पे आप फिर मेरे साथ अपनी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं एंड लेक्चर के नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का नाम है ये संयोग व्यास जुडिशरी। सो दिस इज वेयर यू कैन फाइंड मी ऑन टेलीग्राम। ऑल राइट, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी मैंने सारी की सारी। अब आते हैं हमारे केस के ऊपर और केस के फैक्ट्स को अब डिस्कस करते हैं। सो बात करते हैं कि इस केस में एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो बेसिकली जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, इस केस का जजमेंट बेसिकली कब आया था इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली इस केस का जजमेंट जो आया था 27 2017 को इस केस का जजमेंट आया था। और इस केस में जजेस की बेंच के बारे में अगर मैं बात करूं तो जस्टिस दीपक मिश्रा जो थे वो तब थे इंडिया के चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस केस में कौन थे? इस केस में मतलब उस टाइम पे कौन थे? वो थे जस्टिस दीपक मिश्रा। इसके साथ साथ AM खनवलिकर, RF नरीमन, डॉक्टर DY चंद्रचूड़ एंड इंदु मल्होत्रा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे। ठीक है, डेट मैंने आपको बता दी, जजेस कौन थे ये मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा ना बैकग्राउंड के ऊपर बात करते हैं। इस केस में बेसिकली एक पिटिशन फाइल हुई थी आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि चैलेंज किया गया था वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पिनल कोड की वैलिडिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। तो चलो बात करते हैं, पूरे फैक्ट्स को समझते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो यहाँ पे 1860 में जब इंडियन पिनल कोड आया
तो 1860 में जब इंडियन पीनल कोड आया तब इंडियन पीनल कोड में सेक्शन था 497, जिसमें ये लिखा हुआ था कि एडल्ट्री जो है वो बेसिकली क्या होगा, एडल्ट्री जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा जिसमें कि 5 ईयर्स तक की इंप्रिजनमेंट हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। नाउ एडल्ट्री किस तरीके से काम करता है ये आपको मैं बता देता हूं। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं कि एडल्ट्री का ऑफेंस एग्जैक्टली है क्या। अगर एक पर्सन जो है वो फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है किसी मैरिड वुमन के साथ में, तो वो पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, वो एडल्ट्री का ऑफेंस जो है वो कमिट कर रहा है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इस सिचुएशन में हमें ये भी देखना है कि उस पर्सन को इस बात की नॉलेज हो कि जिस लेडी के साथ में वो फिजिकल रिलेशनशिप बना रहा है, जिसके साथ उसके सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, वो लेडी जो है वो मैरिड होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अगर उस लेडी की कंसेंट नहीं है तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे उस लेडी की कंसेंट है तो ये एडल्ट्री में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि अगर उस लेडी की कंसेंट थी तो एडल्ट्री का ऑफेंस कैसे कमिट होगा। तो यहां पे सोचने वाली बात यह है कि अब इस एडल्ट्री के ऑफेंस के लिए कौन कंप्लेन कर सकता है, उस लेडी का हस्बैंड, जो फीमेल है उसका हस्बैंड जो है वो एडल्ट्री के लिए क्या कर सकता है, अब कंप्लेन कर सकता है। नाउ यहां पे एक एस्पेक्ट ये है कि यहां पे पूरी तरीके से ऑटोनॉमी जो है वो राइट है वो किसको मिल गया है, वो हस्बैंड को मिल गया है। वो पूरा राइट किसको मिल गया है, हस्बैंड को मिला है, ना कि राइट यानी कि वाइफ के ऊपर पूरा कंट्रोल जो है वो किसका रहेगा, हस्बैंड का रहेगा अंडर सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो हस्बैंड यहां पे एक्शन लेगा। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि क्या वाइफ के पास ऐसा कोई राइट है, अगर हस्बैंड ऐसा कोई एक्ट करता है तो आंसर इज नो। इंडियन पिनल कोड में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं था। सिर्फ हस्बैंड के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि अगर उसकी वाइफ ने किसी और पर्सन के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाए हैं तो उस सिचुएशन में हस्बैंड जो है वो एडल्ट्री के लिए क्या कर सकता है, एडल्ट्री के लिए एक्शन ले सकता है। किसके अगेंस्ट में, वाइफ के अगेंस्ट में नहीं, उस पर्सन के अगेंस्ट में, उस थर्ड पर्सन के अगेंस्ट में, उस मेन के अगेंस्ट में जिसने उसकी वाइफ के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाए हैं उसकी वाइफ के कंसेंट से। तो ये पूरा इस तरीके से एडल्ट्री का ऑफेंस जो था वो पूरा इस तरीके से कवर्ड था। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि आप ये देखेंगे कि 1860 से लेकर 1955 तक, 1860 से लेकर 1955 तक अगर हम बात करें हिंदू मेन के बारे में बात करें तो वो जितनी चाहे उतनी शादी कर सकते थे। मतलब एक से ज्यादा शादी जो थी वो अलाउड थी। ये किसके लिए थी, ये हिंदू मेन के लिए अलाउड थी। और उसके बाद में क्या हुआ, 1955 में जब लॉ इंट्रोड्यूस किया गया तो उसमें रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दिया गया कि कोई भी अगर हिंदू मैन है वो सिर्फ एक ही शादी कर सकता है अनलेस उसका डिवोर्स ना हुआ हो या उसकी वाइफ इस दुनिया में ना हो। वाइफ की डेथ हो गई है या फिर डिवोर्स हो गया तब वो शादी कर सकता है, लेकिन जब तक वो एक वैलिड मैरिज में है तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, राइट। और एडल्ट्री ग्राउंड फॉर डिवोर्स इन हिंदू लॉ। अगर आपने हिंदू लॉ थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एडल्ट्री इज ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स इन हिंदू लॉ। तो हिंदू लॉ में क्या है, ये डिवोर्स का एक वैलिड ग्राउंड है क्योंकि मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि ट्रस्ट एंड लॉयल्टी ये बहुत जरूरी है। और जब ये कहा गया कि अगर ये चीजें नहीं होंगी तो दिस विल बी ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स इन हिंदू लॉ। लेकिन यहां जब हम बात करते हैं एडल्ट्री के बारे में तो देखो, सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन ए मैरिड वुमन एंड ए मैन हु इज नॉट हर हस्बैंड, ठीक है। अब वो जो मैन है दैट मैन कुड बी ए मैरिड मैन और कुड बी एन अनमैरिड मैन, लेकिन वो मैरिड या अनमैरिड मैन किसी लेडी के साथ रिलेशनशिप बनाता है तो उस सिचुएशन में उसकी वाइफ के पास में क्या राइट है, ऐसा कुछ भी सेक्शन 497 में गिवन नहीं था। So the man who has sexual intercourse with the married woman must know or has reason to believe that she is the wife of another man. उसको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि वो जिसके साथ रिलेशनशिप बना रहा है वो किसी और की वाइफ है। Such sexual intercourse must take place with her consent. यहां पे ये सेक्शन 497 में लिखा हुआ है। अब कंसेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कंसेंट नहीं होगी तो उस सिचुएशन में वो रेप कंसीडर होगा, वो एडल्ट्री कैटेगरी में नहीं आएगा। देन सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द मैरिड वुमन मस्ट टेक प्लेस विदाउट द कंसेंट और कन्वीनियंस ऑफ अवर हस्बैंड। तो यहां पे ये देखने वाली पॉइंट ये है कि हस्बैंड की कंसेंट नहीं है, इसलिए सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाया है वाइफ के साथ, वाइफ की कंसेंट है तो एडल्ट्री का ऑफेंस यहां पे कंसीडर होगा। तो सोचने वाली बात यहां पे ये है कि वाइफ की कंसेंट यहां पे मैटर करती ही नहीं है। यहां वाइफ की कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ इतनी वैल्यू ये है कि अगर वाइफ की कंसेंट है तो वो रेप में काउंट नहीं होगा, लेकिन अगर हस्बैंड की कंसेंट नहीं है तो एडल्ट्री में कंसीडर किया जाएगा।
और इसके लिए वाइफ के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं होगा। एक्शन किसके अगेंस्ट में होगा? उस पर्सन के अगेंस्ट में, उस पर्सन के अगेंस्ट में। ये पॉइंट यहां पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं नाउ। तो अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वाइफ हस्बैंड की क्या बन गई है? बेसिकली एक तरीके से हस्बैंड की प्रॉपर्टी, एक तरीके से प्रॉपर्टी बन गई, क्योंकि वाइफ के ऊपर किसका कंट्रोल होगा? हस्बैंड का कंट्रोल होगा, हस्बैंड का कंट्रोल होगा। हस्बैंड जो एक्शन लेगा वो किसके अगेंस्ट में लेगा? अनदर मैन के अगेंस्ट में, उसको प्रोसिक्यूट करवाएगा और वाइफ को यहां पे एक विक्टिम कंसीडर किया जाएगा, वाइफ को एक विक्टिम कंसीडर किया जाएगा। लेकिन यहां पे अगर आप इसका एक और एस्पेक्ट भी देखो कि अगर हस्बैंड सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विद एन अनमैरिड वुमन तो एडल्ट्री नहीं है, किसी विडो के साथ में करता है एडल्ट्री नहीं है। मैरिड वुमन प्लस कंसेंट ऑफ हस्बैंड, तो उस सिचुएशन में भी क्या है? दैट इज नॉट एडल्ट्री, दैट इज नॉट एडल्ट्री। तो आप ये देखिए कि ये सेक्शन जो था ये कितना वन साइडेड सेक्शन था, इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल्स देके बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके साथ साथ सेक्शन 497 के साथ साथ सेक्शन 198 जो सीआरपीसी का है उसको भी हम यहां पे देखते हैं। तो सीआरपीसी का जो सेक्शन 198 का सब सेक्शन 2 है उसमें भी किसके बारे में लिखा हुआ है? प्रोसीजर के बारे में लिखा हुआ है कि हस्बैंड किस तरीके से एक्शन ले सकता है अगेंस्ट द अनदर मैन। अब इसी सेक्शन को जब चैलेंज किया गया, इस सेक्शन को जब चैलेंज किया गया तो फिर क्या आर्ग्यूमेंट दिए गए पिटिशनर की साइड से, वो मैं आपको बताता हूं। पिटिशनर की साइड से ये आर्ग्यूमेंट दिया गया कि सेक्शन 497 जो है वो पूरी तरीके से आर्बिट्रेरी है और ये वॉलेट करता है किसको? राइट टू इक्वालिटी को वॉलेट करता है। राइट टू इक्वालिटी जिसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली उसका क्या कर रहा है? ये बेसिकली 14, 15 एंड आर्टिकल 21 का वॉलेशन कर रहा है। सेक्शन 497 इज अ डिनायल ऑफ इक्वालिटी टू वुमेन इन मैरिज, डिफरेंट फुटिंग्स इन ए मैरिज। मतलब आप हस्बैंड को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो और वाइफ को कम प्रायोरिटी दे रहे हो, और वाइफ को एक तरीके से हस्बैंड की प्रॉपर्टी ट्रीट किया जा रहा है। और इस बारे में तो कोई लॉ ही नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है बिटवीन ए मैरिड मैन एंड ए सिंगल वुमन। तो उस सिचुएशन में जो मैरिड मैन है उसकी वाइफ क्या कर सकती है, इसके बारे में तो कोई लॉ नहीं है। और साथ ही साथ सेक्शन 497 जो है इट डिप्राइव्स ए वुमन ऑफ हर एजेंसी, ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी। तो इस सेक्शन 497 की वजह से वुमन के साथ में क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। वो खुद डिसाइड नहीं कर सकती ना, शी इज नॉट द मास्टर, ठीक है, ऑफ हर ओन बॉडी। उनका अपने आप के ऊपर तो कोई कंट्रोल ही नहीं होगा। सो एजेंसी, ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी। एंड सेक्शन 497 जो है वॉलेट करता है किसको? फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे आर्टिकल्स का यहाँ पे क्या दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन के इन आर्टिकल्स का पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया गया। रिस्पोंडेंट के साइड से, रिस्पोंडेंट कौन था यहाँ पे? यूनियन ऑफ इंडिया। एंड रिस्पोंडेंट की साइड से ये आर्ग्यूमेंट दिया गया दैट एडल्ट्री मस्ट बी रिटेन्ड एज ए क्रिमिनल ऑफेंस इन द इंडियन पिनल कोड, क्योंकि इससे अगर ऐसा नहीं किया गया सो इट हैज द इफेक्ट ऑफ ब्रेकिंग अप द फैमिली। तो ये कहा गया कि एडल्ट्री को अगर हमने डीक्रिमिनलाइज कर दिया तो उससे क्या होगा? फैमिलीज टूट जाएंगी, विच इज द फंडामेंटल यूनिट इन सोसाइटी। क्योंकि फिर हो सकता है कि एडल्ट्री के ऑफेंस जो हैं वो ज्यादा कमिट हों और फैमिलीज जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगी। ये रिस्पोंडेंट की तरफ से आर्ग्यूमेंट था। साथ में ये भी आर्ग्यूमेंट दिया गया कि एडल्ट्री क्रिएट्स एन इंपैक्ट ऑन द एग्रीड स्पाउस एंड चिल्ड्रन एज वेल एज सोसाइटी। तो एडल्ट्री का जो इंपैक्ट है वो बच्चों के ऊपर भी पड़ेगा, सोसाइटी के ऊपर भी पड़ेगा, राइट। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 3 है वो ये कहता है ऑल डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ ए वुमन इज सेव्ड बाय आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पनिशमेंट। तो ये कहा गया कि जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है इन फेवर ऑफ ए वुमन इज सेव्ड बाय आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पनिशमेंट। यानी कि जब एडल्ट्री का ऑफेंस होता है जिसमें वुमन को पनिश नहीं किया जाता, फीमेल को पनिश, वाइफ को पनिश नहीं किया जाता, तो वो क्यों नहीं किया जाता? तो ये बोला गया कि इसके लिए आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में प्रोविजंस है, इसलिए उन्हें एग्जेम्पशन दिया गया है पनिशमेंट से। और ये कहा गया कि राइट टू मैरिज जो है वो किस में कवर्ड है? आर्टिकल 21 में कवर्ड है, यानी कि राइट टू लाइफ से रिलेटेड है। राइट टू मैरिज इज ए राइट कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि राइट टू मैरिज का मतलब शादी करना इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। शादी करना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। मैरिज का मतलब यहां पे ये है जो विवाहित जीवन जो चल रहा है, जो शादीशुदा जो लाइफ चल रही है उसको मैरिज यहां पे कहा गया है। जो शादी जो होती है बेसिकली जो रस्म होती है उसे तो वेडिंग कहा जाता है, उसे वेडिंग कहा जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कहा गया
कि मैरिज जो है वो आर्टिकल 21 में कवर होता है, इसलिए हम इसको क्या नहीं कर सकते, इसको डीक्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। और अगर यहाँ पे आउटसाइडर को बेसिकली अगर हम वॉयलेट कर रहे हैं, जो थर्ड पर्सन जिसको वॉयलेट कर रहा है उसको हम पनिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन कर रहा है, वो किसी और के फंडामेंटल राइट का क्या कर रहा है, वॉयलेशन कर रहा है। इज द क्लियर? ये बात समझ में आई आपको? उसके बाद में जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रोटेक्शन दिया गया है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, प्रोटेक्शन दिया गया है वाइफ को, और जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है हस्बैंड वाइफ के बीच में, यहां ये आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में वैलिड नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, सेक्शन 497 जो है इज अ डिनायल ऑफ सब्सटेंटिव इक्वालिटी, ये इक्वालिटी को वॉयलेट करता है। आपने हस्बैंड को वाइफ के ऊपर राइट दे दिया है, लेकिन वाइफ के पास ऐसा कोई राइट नहीं है। और ये कहा गया कि वुमेन आर अनइक्वल पार्टिसिपेंट्स इन मैरिज, यहां पे इस प्रोविजन के हिसाब से वुमेन आर अनइक्वल पार्टिसिपेंट्स इन मैरिज। सेक्शन 497 जो है वॉयलेट करता है आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो राइट ऑफ इक्वालिटी की बात करता है। 497 जो है दिस ऑल्सो वॉयलेट्स आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 497 जो है इंडियन पीनल कोड का, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कह दिया सेक्शन 497 के लिए। अब रही बात सेक्शन 198 सबसेक्शन 2 ऑफ द इंडियन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, राइट। सो सेक्शन 198 सबसेक्शन 2 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, लेकिन सिर्फ उस एक्सटेंट तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा टू द एक्सटेंट दैट इज एप्लीकेबल टू द ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री अंडर सेक्शन 497। तो पूरी तरीके से सेक्शन 198 सबसेक्शन 2 ऑफ द सीआरपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सिर्फ उस एक्सटेंट तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा जिस एक्सटेंट तक ये डील करता है किससे, सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पीनल कोड से डील करता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये बोल दिया गया कि जो 497 में जो एडल्ट्री का जो ऑफेंस है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल हम डिक्लेयर करते हैं। सो एडल्ट्री इज नो मोर ए क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है, दिस इज नो मोर ए क्रिमिनल ऑफेंस। लेकिन आपको बता देता हूं एडल्ट्री अभी भी एक क्या है, ग्राउंड है फॉर डिवोर्स। एडल्ट्री कुड बी ए ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, ठीक है, समझ में आया आपको? सो आई रियली होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि क्या है पूरा का पूरा केस जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 497, 198 ये सेक्शंस क्या है, क्या कनेक्शन है इन सेक्शंस का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15 एंड 21 के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर, केस लॉज के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे उनके ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँ। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।